हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर से पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन बता रहा हूं और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत मैंने आपको 5th यूनिट तक पढ़ा दिया है और इस समय मैं आप लोगों को 6th यूनिट पढ़ा रहा हूं। और 6th यूनिट के इस क्रम में आज मैं आप लोगों को कार्ल हेनरिक मार्क्स पढ़ाने जा रहा हूं, जो 6th यूनिट से अंतिम विचारक है। तो आइए चलते हैं कार्ल मार्क्स के तरफ। कार्ल हेनरिक मार्क्स, जैसा कि कार्ल हेनरिक मार्क्स जो था, यह एक समाजवादी विचारक था और वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता था। इसको हम वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता मानते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता। वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता इसको माना जाता है। हालांकि मार्क्स के पहले भी समाजवाद अस्तित्व में था, लेकिन उस समाजवाद को, जो मार्क्स के पहले समाजवाद था, उसको हम स्वप्नलोकी समाजवाद के नाम से जानते हैं या काल्पनिक समाजवाद के नाम से जानते हैं। तो समाजवाद की दो धाराएं उत्पन्न होती हैं, एक स्वप्नलोकी समाजवाद, दूसरा वैज्ञानिक समाजवाद। वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता कार्ल मार्क्स होता है और कार्ल मार्क्स से ही हम समाजवाद के प्रसार को देख सकते हैं। मार्क्स ने जो विचार दिया उसके विचार जर्मनी, रूस, चीन में अत्यधिक प्रासंगिक होते हैं। यानी उसने समाजवादी या साम्यवादी व्यवस्था दिया, तो साम्यवादी व्यवस्था, उसके विचारों को लेनिन ने अपनाया, स्टालिन ने अपनाया, ग्राम्सी ने अपनाया, माओ से तुंग ने अपनाया और विभिन्न देशों के द्वारा इस मार्क्सवादी सिद्धांत को अपनाया जाता रहा है। तो मार्क्स अपने युग का सबसे महान विचारक था। मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी के राइन प्रांत, या इसको हम राइनलैंड भी कहते हैं, राइन प्रांत के ट्रिवीज, या इसको ट्रिब्ज नामक नगर में होता है। मार्क्स की प्राथमिक शिक्षा जो होती है वह घर पर ही होती है। 17 वर्ष की आयु में वह जर्मनी के बोन विश्वविद्यालय में प्रवेश करता है। उसके पश्चात 1841 में वह जेना विश्वविद्यालय में जाता है। 1841 में वह जेना विश्वविद्यालय में जाता है, जेना यूनिवर्सिटी में जाता है और वहाँ पर वह डॉक्टोरल करने के लिए जाता है, यानी कि पीएचडी करने के लिए वहाँ जाता है। जेना विश्वविद्यालय में वो पीएचडी करने के लिए जाता है और उसके पीएचडी का जो विषय होता है, जो उसके शोध का विषय होता है, वह द डिफरेंस बिटवीन द डेमोक्रेटियन एंड इपिक्यूरियन फिलोसॉफी ऑफ नेचर, यह उसके शोध प्रबंध का विषय होता है। इस पे शोध प्रबंध पूरा करता है और डॉक्टोरल की उपाधि प्राप्त करता है। मार्क्स डॉक्टोरल की उपाधि प्राप्त करता है। उसके पश्चात उसका विवाह वहीं के एक सोशल वर्कर होती है, जेनी वान वेस्टफेलन से इसका विवाह हो जाता है। जेनी वान वेस्टफेलन से इसका विवाह हो जाता है। इसका विवाह जेनी वान वेस्टफेलन से हो जाता है। जैसा कि मार्क्स विभिन्न देशों में, मार्क्स जर्मनी और फ्रांस और ब्रिटेन की यात्रा करता रहा। उसी दौरान उसकी मित्रता 1844 में फ्रेडरिक एंजेल से होती है।
फ्रेडरिक एंजेल्स है। फ्रेडरिक एंजेल्स से होती है मित्रता, और फ्रेडरिक एंजेल्स जो होता है वो उसका मित्र बन जाता है। फ्रेडरिक एंजेल्स उसका मित्र बन जाता है। जैसा कि मार्क्स अध्यापन के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में जाता है, लेकिन उसके क्रांतिकारी विचारों के कारण उसको कहीं जगह नहीं मिलती है। वह कहीं प्रोफेसर, अन्य चिंतकों की तरह वह कहीं प्रोफेसर नहीं हो पाता है। वह एक चिंतक ही रह जाता है। वह आजीवन लिखता रहता है। उसके जो आजीवन लिखता रहता है, और जो आर्थिक अभाव होता है, उसकी आर्थिक कमी उसके मित्र फ्रेडरिक एंजेल्स के द्वारा की जाती है, जो जर्मनी के एक उद्योगपति का बेटा होता है, और इसकी फैक्ट्री होती है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में फ्रेडरिक एंजेल्स की एक फैक्ट्री होती है। ब्रिटेन में फ्रेडरिक एंजेल्स की एक फैक्ट्री होती है। उस फैक्ट्री का यह देखभाल करता है, उस कारखाने का यह देखभाल करता है, और मार्क्स को जब जब ज़रूरत पड़ती है पैसों की, तब तक फ्रेडरिक एंजेल्स उसको देता रहता है। तो मार्क्स के जो विचार होते हैं, वह मार्क्स के विचारों के ऊपर हीगल का प्रभाव पड़ता है। हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रभाव पड़ता है, और जो द्वंद्वात्मक पद्धति है वह उसने हीगल से ही लिया है। इसी तरह से मार्क्स फ्यूअरबाख से भौतिकवाद का सिद्धांत लिया है। भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स ने कहाँ लिया है? फ्यूअरबाख से लिया है। फ्यूअरबाख से उसने मानववाद का सिद्धांत भी ग्रहण किया है। इसके अलावा मार्क्स के विचारों के ऊपर रिकार्डो, सेंट साइमन, प्रोधा, रॉबर्ट ओवेन और अन्य समाजवादी विचारकों का भी प्रभाव है। मार्क्स प्रोधा के फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी के स्थान पर एक दूसरी पुस्तक लिखता है, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी लिखता है मार्क्स। ये प्रोधा की पुस्तक होती है, प्रोधा, और ये मार्क्स की पुस्तक होती है। तो मार्क्स फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी की जगह क्या लिखता है? पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी लिखता है। कहने का आशय है कि मार्क्स बहुत दार्शनिक था, मार्क्स बहुत महान दार्शनिक था। उसकी मित्रता फ्रेडरिक एंजेल्स से हो जाती है, तो एंजेल्स और मार्क्स दोनों साथ साथ कुछ रचनाओं का संपादन करने लगते हैं। मार्क्स और एंजेल्स के साम्यवादी विचारों का मुख्य प्रेरणा स्रोत जर्मन आदर्शवाद है, ब्रिटिश अर्थशास्त्र है, और फ्रांस के क्रांतिकारी और समाजवादी विचार थे। यानी कि मार्क्स के ऊपर ब्रिटिश आदर्शवाद का प्रभाव पड़ा है, ब्रिटिश अर्थशास्त्र का प्रभाव पड़ा है, जर्मन अर्थशास्त्र का प्रभाव पड़ा है, फ्रांस के क्रांतिकारी और समाजवादी विचारों का भी प्रभाव पड़ा है। तो मार्क्स के समाजवादी विचारों के ऊपर जो उसके विचार हैं, मार्क्स ने जो विचार प्रतिपादित किए हैं, उन विचारों के ऊपर विभिन्न परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा हुआ है, जैसे कि जर्मन आदर्शवाद का, ब्रिटिश अर्थशास्त्र का, फ्रांसीसी क्रांति का या फ्रांसीसी समाजवाद का प्रभाव पड़ा हुआ है। इसके अलावा उसने हीगल से कुछ विचारों को ग्रहण किया है, कांट से कुछ विचारों को ग्रहण किया है, और उसने डेमोक्रेटियन और इपिक्यूरियन को भी उसने पढ़ा है। इपिक्यूरियन फिलॉसफी को उसने पढ़ा है। इपिक्यूरियन फिलॉसफी में समानता के सिद्धांत पर बल दिया जाता था, और इसके साथ ही साथ भौतिक सुखों पर भी बल दिया जाता था। तो मार्क्स के विचारों के ऊपर विभिन्न परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा है। इसीलिए लास्की का कहना है, लास्की कहते हैं कि मार्क्स ने समाजवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया। मार्क्स ने समाजवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा एक दर्शन और एक दिशा मिली। आइए देखते हैं मार्क्स के कुछ रचनाओं को। मार्क्स ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं या कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं। तो उसकी पहली रचना है जिस पर उसने डॉक्टोरल उपाधि प्राप्त की है, डॉक्टोरल उपाधि जो प्राप्त की है, डॉक्टोरल डिग्री जो प्राप्त की है, वह है द डिफरेंस बिटवीन द डेमोक्रेटियन एंड एपिक्यूरियन फिलॉसफी ऑफ नेचर। यह 1841 में उसने अपनी शोध प्रबंध पर डिग्री प्राप्त की है, यानी कि डॉक्टोरल डिग्री प्राप्त की है। यह उसके शोध प्रबंध का शीर्षक है। क्रिटिक ऑफ हीगल्स फिलॉसफी ऑफ राइट। उसने हीगल के जो अधिकारों के सिद्धांत हैं या हीगल का जो दर्शन है, उस दर्शन की उसने आलोचना भी की है, और वह 1843 में पब्लिश की गई है। नोट्स ऑन जेम्स मिल। उसने जेम्स मिल पर भी कुछ पुस्तकें लिखी हैं जो 1843 में पब्लिश है। और ऑन द ज्यूइश क्वेश्चन, यह 1843 में है। ऑन द ज्यूइश क्वेश्चन भी उसने
ऑन द जीविश क्वेश्चन उसकी पुस्तक है जो 1843 में पब्लिश है। वहीं जो 5वीं पुस्तक है द होली फैमिली, यह 1844 में पब्लिश की गई है, या इसका पब्लिकेशन 1844 में है। 6ठी पुस्तक है थीसिस ऑन फ्यूअरबाख, थीसिस ऑन फ्यूअरबाख, यानी कि फ्यूअरबाख पर निबंध उसने लिखा है। यह 1845 में पब्लिकेशन है, यह 1845 में पब्लिश की गई है। 7वीं पुस्तक उसकी है द जर्मन आइडियोलॉजी, यह 1845 में है। द पोवर्टी ऑफ फिलॉसफी, यह 1847 में उसने लिखी है, 1847 में वह पब्लिश की गई है। यह 1847 में इसको 1847 में इसका पब्लिकेशन है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में। द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1857 में इसका पब्लिकेशन है। वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, यह 1865 में पब्लिश है। दास कैपिटल, दास कैपिटल, दास कैपिटल यह 1867 में पब्लिश की गई है। दास कैपिटल, ये दास कैपिटल के कई भाग हैं और यह दास कैपिटल जो है फ्रेडरिक एंजल्स और मार्क्स के संयुक्त कृति है। दास कैपिटल जो पहली कृति है जो मार्क्स के द्वारा लिखी गई है वह 1866 में पब्लिकेशन की गई है। इसके बाद दास कैपिटल की तीन खंड, दास कैपिटल के, इसके अलावा दास कैपिटल के 3 खंड और प्रकाशित होते हैं जो फ्रेडरिक एंजल्स और मार्क्स के द्वारा संपादित किए गए हैं, यानी फ्रेडरिक एंजल्स और मार्क्स की संयुक्त कृति है। यानी कि दास कैपिटल जो है 3 खंडों में विभाजित है, 3 खंडों में विभाजित है। नेक्स्ट पुस्तक है द सिविल वार इन फ्रांस 1871 में, द सिविल वार इन फ्रांस 1871 में इसका पब्लिकेशन है। 14वीं पुस्तक है द गोथा प्रोग्राम, यह भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। उसकी अधिकांश परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि द गोथा प्रोग्राम पुस्तक किसने लिखी है। क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, यह 1850 में पब्लिश है। क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस यह 1850 में पब्लिश है। तो मार्क्स की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है पोवर्टी ऑफ फिलॉसफी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, दास कैपिटल। ये जो इतनी पुस्तकें हैं यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके अधिकांश राजनीतिक विचार इसी पर मिलते हैं, इसी में मिलते हैं, या अधिकांश समाजवादी विचार इसी में मिलते हैं। अधिकांश समाजवादी विचार इसी में मिलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर अपने पुस्तक में, अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। ये मार्क्स की कुछ किताबों का नाम है। मार्क्स ने वैसे तो बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन जो प्रचलन में है या जो पढ़ी जाती हैं या जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उन्हीं महत्वपूर्ण पुस्तकों को मैंने आपको बता दिया है। इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब चलते हैं मार्क्स के विचारों की तरफ। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राज्य सिद्धांत, सामाजिक क्रांति का सिद्धांत, धर्म और नैतिकता संबंधी सिद्धांत इत्यादि विभिन्न विषयों पर अपने विचार प्रकट किए हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, यह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है? जैसा कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या द्वंद्वात्मक पद्धति के बारे में आपने हीगल में पढ़ा है। यदि हीगल का द्वंद्वात्मक पद्धति आपने समझ लिया तो मार्क्स का भी समझ में आ जाएगा। जैसा कि हीगल द्वंद्वात्मक पद्धति को अध्यात्म पर लागू करता है। हीगल द्वंद्वात्मक पद्धति को अध्यात्म पर लागू करता है, यानी कि आध्यात्मिक द्वंद्ववाद है या आध्यात्मिक द्वंद्वात्मक है, आध्यात्मिक द्वंद्ववाद है। तो वह विचार जगत पर लागू करता है। हीगल इसको विचार जगत पर लागू करता है।
वहीं मार्क्स इसको भौतिक जगत पर लागू करता है। हीगल कहता है कि जो हम विचार देते हैं उन विचारों में सत्यता नहीं होती है। हमारे जो विचार होते हैं, जैसे हमसे और आपसे जो विवाद हो रहे हैं, तो न आपकी बात सही होती है न हमारी बात सही होती है, यानी कि जो हमारे विचार होते हैं वह सत्य नहीं होते हैं। विचार हमारे सत्य नहीं होते हैं। हर विचारों का एक वाद होता है, यानी कि हम कुछ कहते हैं तो आप प्रत्युत्तर में कुछ कहते हैं, यानी कि हर विचार का एक वाद होता है, यानी कि हर विचार का एक प्रतिवाद होता है। यानी कि ये जो हमारे विचार हैं यह वाद हैं और आपके जो विचार हैं प्रतिवाद है। अब दोनों में संघर्ष होता रहता है, दोनों में क्या होता है, संघर्ष होता रहता है, वाद विवाद होता रहता है। और वाद विवाद होते होते एक ऐसी स्थिति आती है जिस पर न आप तर्क दे पाते हैं न हम तर्क दे पाते हैं, यानी कि उसमें सत्यता का कुछ अंश रहता है, यानी कि पूर्ण सत्य नहीं होता है। वह विचार जो होता है पूर्ण सत्य नहीं होता है, बल्कि सत्य के करीब होता है, सत्य का अंश उसमें होता है। तो वह स्थिति जो होती है वह संवाद की स्थिति होती है। हीगल कहता है कि वह स्थिति, यानी कि विचार जगत में वह स्थिति जो अंतिम स्थिति होती है वह संवाद की स्थिति होती है। यानी कि वाद, विचार और प्रतिवाद, हर विचार का एक निषेध होता है, हर विचार का एक निषेध होता है या नकारात्मक पहलू होता है। जो नकारात्मक पहलू होता है वह प्रतिवाद है। और दोनों में जब संघर्ष होता है तो संवाद की स्थिति पैदा होती है, संवाद की स्थिति पैदा होती है। यानी कि यह है थीसिस, एंटीथीसिस, एंटीथीसिस और साइंथीसिस। साइंथीसिस वाद, प्रतिवाद और संवाद, यह तो हीगल इसको विचार जगत पर लागू करता है। ये जो दंडात्मक पद्धति है, दंडात्मक का सिद्धांत उसने हीगल से ग्रहण किया है, दंडात्मक सिद्धांत। और भौतिकवाद उसने फ्यूअरबाख से ग्रहण किया है, फ्यूअरबाख से उसने ग्रहण किया है। मार्क्स ने दंडात्मक पद्धति हीगल से लिया है और भौतिकवाद का जो सिद्धांत है वह फ्यूअरबाख से लिया है। तो दोनों को मिलाकर हीगल और फ्यूअरबाख के विचारों का समन्वित करते हुए, उसको संशोधित करते हुए मार्क्स अपना दंडात्मक भौतिकवाद सिद्धांत प्रस्तुत करता है। तो जैसा कि हीगल इसको विचार जगत पर लागू करता है, हीगल कहाँ दंडात्मक पद्धति कहाँ लागू करता है, विचार जगत पर लागू करता है, विचार जगत पर या आध्यात्मिक जगत पर लागू करता है, आध्यात्मिक जगत पर लागू करता है। लेकिन मार्क्स इस दंडात्मक पद्धति को भौतिक जगत पर लागू करता है, वह भौतिक जगत पर लागू करता है, अर्थात वस्तुओं पर लागू करता है, वस्तुओं पर या पदार्थों पर वह लागू करता है। जिस तरह से हीगल कहता है कि कोई भी वस्तु अपने पूर्ण रूप में नहीं होती है, वह पूर्ण रूप में कोई भी वस्तु नहीं होती है या कोई भी विचार पूर्ण सत्य नहीं होते हैं। हर विचारों का एक प्रतिवाद होता है और उस वाद और प्रतिवाद में संघर्ष चलता रहता है, तो अंतिम रूप से संवाद का जन्म होता है जो अंतिम सत्य होता है। लेकिन वह भी पूर्ण सत्य नहीं होता है, वह भी पूर्ण सत्य नहीं होता है। हीगल कहता है कि वह भी जो अंतिम संवाद की स्थिति आती है यह भी पूर्ण सत्य नहीं होता है। यह फिर बाद में क्या होती है, यह वाद की स्थिति वाद की स्थिति हो जाती है। यह संवाद बाद में, यानी कि जो हमारे और आपके बीच जो तर्क हो रहे हैं वह तर्क में जो अंतिम तर्क होता है वह संवाद की स्थिति होती है। लेकिन कुछ समय के बाद वही जो संवाद होता है वाद के रूप में परिणित हो जाता है, वाद के रूप में परिणित हो जाता है। यानी कि उस बात को लेकर किसी दूसरे व्यक्ति से तर्क वितर्क होने लगता है, उस बात को लेकर किसी दूसरे व्यक्ति से तर्क और वितर्क होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में यह संवाद वाद बन जाता है और हर वाद का एक प्रतिवाद होता है, हर वाद का एक प्रतिवाद होता है। तो जब वाद का प्रतिवाद होता है तो दोनों में संघर्ष होता है, तो फिर संवाद की स्थिति पैदा होती है। तो हीगल कहता है कि विकास का क्रम सीधे यह चलता रहता है, विकास का जो क्रम है यह हमेशा चलता रहता है, प्रकृति का हमेशा विकास होता रहता है, प्रकृति का विकास कभी रुकता नहीं है। विचारों में नित्य परिवर्तन होते रहते हैं। हमारे आज के विचार कुछ और होते हैं, जैसे कि बचपन में कुछ और विचार होते हैं, युवावस्था में और विचार हो जाते हैं, प्रौढ़ावस्था में और विचार हो जाते हैं और इसी तरह से वृद्धावस्था में कुछ और विचार हो जाते हैं। तो विचारों का हमेशा परिवर्तन होता रहता है, हमारे विचार एक जैसे नहीं रहते हैं, एक जैसे स्थिर नहीं रहते हैं। इसी तरह से प्रकृति भी परिवर्तनशील होती है, एक जगह स्थिर नहीं होती है, हमेशा उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो इसी सिद्धांत को मार्क्स ने कहाँ लागू किया है, भौतिक जगत पर लागू किया है और पदार्थों पर लागू किया है। तो जो दंडात्मक भौतिकवाद है
वह मार्क्स के दर्शन की वह आधारशिला है जिसका आश्रय हर साम्यवादी लेते हैं, यानी कि हर साम्यवादी मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सहारा लेते हैं। जैसा कि मार्क्स का द्वंद्वात्मक पद्धति हीगल के द्वंद्ववाद पर ही आधारित है, तो मार्क्स क्या करता है, हीगल के द्वंद्ववाद को उलट देता है, उलट कर फिर अपना विचार प्रस्तुत करता है। तो मार्क्स जो है समस्त परिवर्तन का केंद्र भौतिक जगत को मानता है, पदार्थों का मानता है। मार्क्स कहता है कि विकास की पृष्ठभूमि में समस्त प्राकृतिक पदार्थों में एक अभ्यंतरित विरोध होता रहता है, जिससे भौतिक जगत का विकास होता है। इसके 3 अंग होते हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। मार्क्स भी यही बात करता है कि प्रकृति में हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं, भौतिक जगत में हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं, पदार्थों में हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं, जिसके कि 3 अंग होते हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। मार्क्स इसका उदाहरण किससे देता है, गेहूं के दाना से देता है। वह कहता है कि ये जो गेहूं का दाना है, ये गेहूं का दाना है। गेहूं का दाना यह पूर्ण सत्य रूप में नहीं होता है, गेहूं का दाना है। यह क्या है, वाद है। यह गेहूं का दाना वाद है। वाद का इसका एक प्रतिरोध होता है, यानी कि एंटीथीसिस जिसका होता है। वह क्या है, जब हम दाना जमीन में बो देते हैं तो एक समय आने पर या अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर उन दानों से क्या निकल आते हैं, पौधे निकल आते हैं। उन दानों से पौधे निकल आते हैं। उन दानों से जब पौधे निकल आते हैं तो यह क्या हो जाता है, यह गेहूं का दाना क्या है, वाद है या थीसिस है, यह प्रतिवाद है, एंटीथीसिस है। और कुछ समय के पश्चात हम देखते हैं कि ये जो गेहूं का पौधा होता है ये सूख जाता है, पक जाता है और इस पौधे से बालियां निकल आती हैं। एक दाने से सैकड़ों दाने तैयार हो जाते हैं। तो एक जब सूख कर एक दाने से यह सैकड़ों दाना तैयार हो जाता है, तो यह स्थिति होती है संवाद की। मार्क्स कहता है कि यही स्थिति हर पदार्थों पे लागू होती है। पदार्थों में भी हमेशा निरंतर परिवर्तन होता रहता है। और वह कहता है कि ये जो राज्य का उदय होता है, मार्क्स कहता है कि जो राज्य का उदय होता है इसी द्वंद्वात्मक पद्धति के कारण ही होता है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के कारण ही होता है। जैसे कि राज्य अपने विकास के क्रम में विभिन्न परिवर्तन करता हुआ, विभिन्न वस्तुओं में परिवर्तन करता हुआ, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन करता हुआ, उत्पादन प्रणाली की प्रक्रिया में परिवर्तन करता हुआ वह प्रगति के पथ पर बढ़ता रहता है। जैसे कि पूंजीवादी व्यवस्था है वह क्या है, वाद है। और इसका प्रतिवाद क्या है, श्रमिकवादी व्यवस्था, यानी कि जो श्रमिक हैं, पूंजीपति हैं और श्रमिक हैं। पूंजीपति और श्रमिक, यह वाद है, यह प्रतिवाद है। इनके बीच जो संघर्ष होता है तो किसकी उत्पत्ति होती है, साम्यवादी शासन की उत्पत्ति होती है। तो मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति को भौतिक जगत पे लागू करके उसने राज्य के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। राज्य का विश्लेषण किया है। मार्क्स कहता है कि भौतिक पदार्थ जो होते हैं गतिशील होते हैं, प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन नीचे से ऊपर की ओर होता रहता है। वह कहता है कि प्रकृति में द्वंद्व के आधार पर, प्रकृति में जो द्वंद्व होते रहते हैं, संघर्ष होते रहते हैं, तो पदार्थ जो होते हैं विकासोन्मुख होते हैं, पदार्थों में परिवर्तन होता रहता है, पदार्थों में विकास होता रहता है, नवीन पदार्थों का निर्माण होता रहता है और प्राचीन पदार्थों का विनाश होता रहता है। नवीन पदार्थों का निर्माण होता है और प्राचीन पदार्थों का विनाश होता है। मार्क्स कहता है कि जो परिवर्तन होता है ये मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है। जैसे कि गुणात्मक कैसे होता है, जो पानी है, गुणात्मक कैसे होता है, जैसे कि पानी है। पानी एक निश्चित अवस्था में आने पर बर्फ बन जाता है। पानी का बर्फ परिवर्तित होना या बर्फ का पानी में परिवर्तन होना, यह गुणात्मक परिवर्तन होता है। लेकिन जो गेहूं का दाना होता है, एक दाने से सैकड़ों दाने बन जाते हैं, यह मात्रात्मक परिवर्तन होता है। तो मार्क्स इस भौतिक जगत में परिवर्तन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों मानता है।
वह कहता है कि प्रत्येक वस्तु में आंतरिक विरोध होता है, आंतरिक विरोध के कारण ही उनमें विकास होता रहता है। यदि आंतरिक विरोध नहीं होता है तो उसमें विकास नहीं होता है, वह यथास्थिति में बने रहते हैं। तो मार्क्स कहता है कि प्रत्येक वस्तु के दो पक्ष होते हैं, एक निगेटिव पक्ष होते हैं, एक पॉजिटिव पक्ष होते हैं। यानी कि निगेटिव पक्ष होते हैं, निगेटिव, और दूसरा पॉजिटिव पक्ष होते हैं, पॉजिटिव पक्ष होते हैं, पॉजिटिव पक्ष होते हैं। पुराना तत्व नष्ट होता है तो नए तत्व का निर्माण होता है, और इन दोनों का निरंतर संघर्ष ही विकास क्रम है, इन दोनों का निरंतर संघर्ष ही विकास क्रम है। तो मार्क्स इसके द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था के स्थान पर साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना करना चाहता था। यानी कि पूंजीपति जो हैं वह वाद होते हैं, श्रमिक जो हैं वह प्रतिवाद हैं, और इनके बीच जो संघर्ष होता है वह साम्यवाद है। तो यही मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है। द्वंद्वात्मक, द्वंद्व का मतलब संघर्ष होता है। यानी कि हीगल ने उस संघर्ष को विचारों पर लागू किया, अध्यात्म जगत पर लागू किया। मार्क्स ने इस द्वंद्व को भौतिक वस्तुओं पर लागू किया। जैसे कि पूंजीपति में संघर्ष होता है, पूंजीपति और श्रमिक में संघर्ष होता है, तो साम्यवादी अवस्था होती है। उसने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के आधार पर समाज को कई वर्गों में बांटा, समाज को उसने कई वर्गों में बांटा, यानी कि अवस्थाओं को, विकास के क्रम के अवस्थाओं को कई वर्गों में बांटा। जैसे कि आदिम साम्यवादी होता है, उस समय परिस्थितियाँ कुछ और होती है, उनमें संघर्ष चलता है। फिर दास अवस्था आती है, दास अवस्था से सामंती अवस्था आती है, सामंती अवस्था से फिर वह पूंजीपति अवस्था आती है, पूंजीपति अवस्था से या पूंजीवादी अवस्था से फिर साम्यवादी अवस्था आती है, साम्यवादी अवस्था से फिर वह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित होता है। तो इस तरह से मार्क्स द्वंद्वात्मक पद्धति के द्वारा इतिहास की व्याख्या करता है। आइए देखते हैं मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या को। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या इस मान्यता पर आधारित है कि इतिहास के किसी भी युग में समाज के जो आर्थिक संबंध होते हैं समाज की प्रगति का रास्ता तैयार करते हैं। जो समाज के आर्थिक संबंध होते हैं उसी आर्थिक संबंधों से समाज की प्रगति का रास्ता तय होता है, तथा राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक और नैतिक संबंधों का स्वरूप निर्धारित करने में सबसे बढ़कर प्रभाव होते हैं। यानी कि जो आर्थिक संबंध होते हैं, आर्थिक संबंध होते हैं, आर्थिक संबंध यह सब पर प्रभाव डालते हैं। आर्थिक संबंध सब पर प्रभाव डालते हैं, या उत्पादन प्रणाली सब पर प्रभाव डालती है, उत्पादन प्रणाली सब पर प्रभाव डालती है। उत्पादन प्रणाली के आधार पर ही समाज का धीरे धीरे विकास होता है। समाज के जो आर्थिक संबंध होते हैं उससे तात्पर्य होता है कि ऐसे संबंध जिनसे बदलकर स्त्री पुरुष अपने जीवन निर्वाह के साधन जुटाते हैं। आर्थिक संबंध का मतलब क्या होता है? ऐसे संबंध जिसे बदलकर स्त्री पुरुष दोनों अपने निर्वाह का साधन जुटाते हैं और अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, विनिमय प्रणाली को निर्धारित करते हैं, वितरण की व्यवस्था को निर्धारित करते हैं। तो जो उत्पादन प्रणाली होती है वही समाज का स्वरूप निर्धारित करती है। जैसे कि उत्पादन प्रणाली के जिस देश की या जिस समाज की जिस प्रकार की उत्पादन प्रणाली होती है वैसे ही वहाँ की संरचनाएं होती हैं। तो उत्पादन प्रणाली के आधार पर मार्क्स आधार और अधिरचना की बात करता है। आधार और अधिरचना, बेस एंड स्ट्रक्चर की बात करता है। अधिरचना, आधार और अधिरचना यानी कि जिस समाज की जैसी प्रणाली होती है, जैसे कि जब जमाना या जब युग हाथ की चक्की से होता है, जब श्रम के द्वारा सब कुछ किया जाता था, उस समय समाज का स्वरूप कुछ और होता है, परिवार का स्वरूप कुछ और होता है, स्कूल का स्वरूप कुछ और होता है, चर्च का स्वरूप कुछ और होता है, विश्वविद्यालय का स्वरूप कुछ और होता है। यानी कि हम अगर 1900 की बात करें, सन 1900 की बात करें या उससे पीछे जाएं, तो उस समय उत्पादन प्रणाली नहीं थी, औद्योगिक क्रांति नहीं थी, मिल फैक्ट्रियाँ नहीं थी, कल कारखाने नहीं थे, आज की तरह से टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो समाज का स्वरूप कुछ और था, सब कुछ हाथ से ही होता था, श्रम से ही होता था। मनुष्य खेतों में काम करता था और मनुष्य सब कुछ श्रम पर आधारित होता है। यानी कि जो उत्पादन प्रणाली होती है वह पूर्णतः श्रम पर आधारित होती है। तो जब पूर्णतः श्रम पर आधारित होती है तो समाज की संरचनाएं भी वैसी होती हैं, परिवार का स्वरूप भी वैसा होता है, समाज का स्वरूप भी वैसा होता है, स्कूल का स्वरूप भी वैसा होता है। तब गुरुकुल हुआ करता था, आज की तरह से स्मार्ट क्लासेज नहीं चलते थे। तब अध्ययन पद्धति
कुछ और होती थी, तब रटने और रटाने पर बल दिया जाता था। फिर एक ज़माना आता है कि स्याही का आविष्कार हो जाता है, फिर पटरियों पे लोग लिखना सीख लेते हैं, फिर पेंसिल का आविष्कार होता है, तो लोग फिर कापी का भी आविष्कार हो जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे समाज की प्रगति का रास्ता तैयार होता है, यानी कि समाज में द्वंद्व होता रहता है, विचारों में द्वंद्व होता रहता है, वस्तुओं में द्वंद्व होता रहता है, तो समाज की प्रगति का रास्ता तैयार होता है, समाज का पुनर्निर्माण होता है, समाज की रचनाएं बदलने लगती हैं, सामाजिक संरचनाएं बदलने लगती हैं। आज हम देख सकते हैं कि समाज का स्वरूप कुछ और, आज हम देख सकते हैं कि समाज का आज की राज का आधार कुछ और है, यानी कि आज का आधार क्या हो गया है, टेक्नोलॉजी हो गई है। आज का आधार टेक्नोलॉजी हो गई है, यानी कि आज हम श्रम पर बहुत अधिक डिपेंड नहीं होते हैं। आज मशीनों का युग आ गया है, फैक्ट्रियों का युग आ गया है, टेक्नोलॉजी का युग आ गया है, 2G 3G 5G का ज़माना आ गया है, अब 5G का ज़माना आ गया है। तो हम एक ही जगह बैठे बैठे हम कुछ भी कर सकते हैं। एक जगह बैठे बैठे हम कोई भी सामान मंगाना चाहें हम ऑर्डर कर सकते हैं। हम अगर लेबर मंगाना चाहें तो लेबर भी आ सकते हैं। हम अधिकांश काम मशीनों से करते हैं। और अब देखते हैं कि समाज की संरचनाएं भी बदल रही हैं। स्कूल का स्वरूप कुछ और हो गया है, परिवार का स्वरूप कुछ और हो गया है, समाज का स्वरूप कुछ और हो गया है, देश का स्वरूप कुछ और हो गया है। तो मार्क्स यही हमें बताना चाहता है कि जिस समाज की जिस प्रकार के आधार होते हैं, बेस होते हैं, वैसे ही वहाँ की संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही वहाँ का स्ट्रक्चर होता है। बेस और स्ट्रक्चर की बात करता है, यानी कि बेस और स्ट्रक्चर क्या है। बेस का मतलब जो ज़मीन यानी कि आधार होती है। यदि आपको मकान बनाना है तो ज़मीन अगर सही है तो मकान सही बनेगा। अगर ज़मीन तिकोना है या तिरछे है या ज़मीन का आकार सही नहीं है तो वैसा ही मकान का स्ट्रक्चर होगा, वैसा ही मकान का स्ट्रक्चर होता है। तो वही कहता है कि जिस समाज की जिस प्रकार की आर्थिक प्रणाली होती है वैसे ही समाज की संरचनाएं होती हैं। तो ये सब कुछ उत्पादन प्रणाली के ऊपर डिपेंड करती है। उत्पादन प्रणाली के बाद हम आते हैं उत्पादन शक्ति, यानी कि उत्पादन शक्ति। उत्पादन शक्ति का स्वरूप कैसा होता है, उत्पादन शक्ति का स्वरूप कैसा होता है। तो मार्क्स कहता है कि उत्पादन के साधन जो होते हैं वो उपकरण होते हैं, यंत्र होते हैं, यही होता है। यही उत्पादन के साधन क्या होते हैं, यंत्र होते हैं, उपकरण होते हैं। श्रम शक्ति अर्थात उत्पादन करने वाले मनुष्य होते हैं, मनुष्यों का ज्ञान होता है, मनुष्यों का अनुभव होता है, मनुष्यों की निपुणताएं होती हैं। तो समाज की जो सामाजिक व्यवस्था होती है या प्रगति का रास्ता होता है वह कौन तैयार करता है, प्रगति का रास्ता उत्पादन शक्ति तैयार करती है। श्रम उत्पादन की शक्ति यदि श्रम पर डिपेंड होती है तो हमें उत्पादन करने में विलम्ब हो सकता है, या जो उत्पादन मशीन के द्वारा 1 घंटे में हो सकता है वह श्रम के द्वारा हो सकता है 4 घंटे में हो सकता है। तो उत्पादन शक्ति भी समाज के आधार और अधिरचना का निर्माण करती है। इसके अलावा उत्पादन संबंध के द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया में मनुष्य जिस संबंधों में बधा होता है, ये संबंध इस बात पर निर्भर होते हैं कि कौन सा वर्ग उत्पादन का स्वामी है और कौन सा वर्ग उत्पादन करने वाला है, यानी कौन सा स्वामी है और कौन सा दास है। यह उत्पादन के संबंध ही निर्धारित करता है, यानी कि स्वामी और दास। जो भूमि के मालिक होते हैं, मिल फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं, वह स्वामी होते हैं, यानी कि जो उत्पादन के साधन के मालिक होते हैं वह स्वामी होते हैं। जो उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उत्पादन कार्य करते हैं, वह दास होते हैं। तो मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मुख्य मान्यता यह है कि उत्पादन की शक्तियों का विकास धीरे धीरे होता है, परंतु जब उनका स्वरूप बदल जाता है तब प्रचलित उत्पादन संबंध उन शक्तियों के संभालने योग्य नहीं रह जाते हैं। उसी हालत में उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन संबंधों में संघर्ष पैदा होता है, यानी कि उत्पादन की शक्ति और उत्पादन संबंध में संघर्ष पैदा होता है। और इस संघर्ष में उत्पादन की शक्तियां एक ही झटके में पुराने उत्पादन संबंधों के जाल को तोड़कर नए उत्पादन संबंधों को जन्म देती हैं। यही कारण है कि ऐतिहासिक विकास के क्रम में प्रत्येक सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांति आवश्यक होती है, यानी कि समय के आने के साथ साथ उत्पादन का स्वरूप बदलने लगता है। जैसे कि पहले
जैसे पहले सामंत थे, अब वही सामंत पूंजीपति हो गए हैं। तो व्यक्ति खेतों में काम करता था, अब व्यक्ति मिल फैक्ट्रियों में कार्य करने लगता है। तो मार्क्स अपने इस उत्पादन प्रणाली के आधार पर समाज को या समाज के विकास के अवस्थाओं को 5 भागों में विभाजित करता है। पहला है आदिम साम्यवादी युग। पहला क्या है? आदिम साम्यवादी युग। आदिम साम्यवादी युग, आदिम साम्यवादी युग। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या कर रहा है मार्क्स, यानी कि इतिहास, जो इतिहास है उसके भौतिकता के आधार पर व्याख्या कर रहा है। पहले आदिम साम्यवादी युग था। आदिम साम्यवादी युग का मतलब, साम्यवादी का मतलब यहाँ समानता से है। मार्क्स कहता है कि जब प्रकृति का विकास होता है, जब राज्य का विकास होता है, ये राज्य अपने जब मूल अवस्था में होती है तो सारे व्यक्ति क्या करते हैं? एक साथ रहते हैं, यानी कि न सभ्यता होती है, न ज्ञान होता है, न विज्ञान होता है, न खेती बाड़ी होती है, मतलब कुछ नहीं होता है। मनुष्य बिल्कुल आदिम अवस्था में रहता है। वह नंगे रहता है, वह नदी से पानी पी लेता है, मछलियों को खा लेता है, कंदमूल फल खा लेता है, और मनुष्य समूहों में धीरे धीरे रहने सीख जाता है। फिर सभ्यता, फिर विचारों में संघर्ष होता रहता है। जो मनुष्य नंगे होता है वह अपने पत्तों से अपने तन को ढकने लगता है। अब जो कच्चा मांस खाता है वह पकाकर खाने लगता है, और मनुष्य खाना बदोश जीवन व्यतीत करता है। वह इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन एक समय ऐसी स्थिति आती है कि वह कृषि करना सीख जाता है। वह जंगलों में जाता था, शिकार करता था, तो उसके जो हथियार होते थे वह पत्थर के होते थे, लकड़ी के होते थे। अब एक समय आता है कि हथियार जो होते हैं हड्डियों के होने लगते हैं, हथियार हड्डियों के होने लगते हैं। और फिर समय आता है कि लोहे का आविष्कार होता है, तांबे का आविष्कार होता है। अब हथियार लोहे के हो जाते हैं, खेती बाड़ी करना सीख जाते हैं। मतलब कि धीरे धीरे आदिम साम्यवादी युग अवस्था आती है। आदिम साम्यवादी अवस्था में किसी प्रकार की मेरे तेरे की भावना नहीं रहती है, न द्वेष होता है, न घृणा होता है, न कोई अमीर होता है, न गरीब होता है। सब लोग समान होते हैं, सब लोग एक समूह के साथ साथ रहते हैं। लेकिन सभ्यता के विकास के साथ साथ द्वंद्व उत्पन्न होता जाता है, यानी कि सभ्यता में संघर्ष होता जाता है, और मनुष्य अब एक जगह बस्तियां बसाना शुरू कर देते हैं। बस्ती बसा लेते हैं तो वह खेत बनाना शुरू कर देते हैं, कृषि का आविष्कार हो जाता है, खेती करना सीख लेते हैं। अब कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बड़े बड़े खेतों के मालिक होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास कम खेत होते हैं या बिल्कुल खेत भी नहीं होते हैं। तो अब आती है दास। जब सभ्यता का विकास होता है तो दूसरी स्थिति आती है दास अवस्था। इस दास अवस्था में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको केवल अपने पेट भरने से मतलब होता है, अपनी आवश्यकताएं पूरी करने से मतलब होता है। उनको संपत्ति बनाने में रुचि पैदा नहीं करते हैं। यानी कि जो स्वामी वर्ग होता है, वह स्वामी वर्ग जो होता है वह बड़े बड़े चारागाहों की स्थापना करता है, वह पशुओं को रखता है, खेतों को अपने अधीन रखता है, और कुछ ऐसे लोगों को अब दास बनाकर रखता है जो उनके खेतों में काम कर सकते हों, जो उनके पशुओं को चरा सकते हों। वो उनको केवल अपना पेट भरने से मतलब होता है, और किसी प्रकार की आवश्यकताएं पूरी नहीं की जाती हैं स्वामी वर्ग के द्वारा, स्वामियों के द्वारा। स्वामी केवल उनको खाना दे देते हैं, वह दिन भर उनके खेतों में काम करते हैं, उनके पशु को चराते हैं, उनको केवल पेट भरने से मतलब होता है। तो इस तरह से शोषण की व्यवस्था प्रारंभ होती है। शोषण की व्यवस्था इस तरह से प्रारंभ होती है, यानी कि स्वामी वर्ग जो होता है दास का शोषण करने लगता है। वह कहता है कि विकास का क्रम यही नहीं रुकता है, विकास का क्रम निरंतर चलता रहता है। यानी कि विकास का क्रम निरंतर चलता रहता है। दासत्व युग के बाद आती है सामंतवादी युग, सामंतवादी अवस्था, सामंतवादी युग। इस सामंतवादी युग में जो व्यक्ति होता है, जो बड़े बड़े भूमि का मालिक होता है, वह भूमि पर अपनी खेती नहीं कर सकता है, स्वयं अपनी खेती नहीं कर सकता है। वह अपनी भूमि को कई टुकड़ों में बांट देता है और छोटे छोटे जमींदारों को दे देता है, भूस्वामी को दे देता है। वह उस पर खेती करते हैं, और ये जो किसान होते हैं, जो छोटे किसान होते हैं, वह उस किसान अपने खेतों में काम करते हैं और अपने अनाज का
कुछ भाग इस सामंत को पहुंचाते हैं, यानी कि लगान देते हैं या कर देते हैं इनके खेतों पर काम करने के लिए या इनके खेतों पर खेती करने के लिए वह सामंत को कर देते हैं। तो सामंत क्या करता है कि अब किसानों से कर वसूलना शुरू कर देता है, किसानों से कर वसूलना शुरू कर देता है, वह अधिक से अधिक कर वसूलता है और सामंत अमीर बनता जाता है और ये जो किसान जो होते हैं यह बेचारे और अधिक गरीब बनते जाते हैं। तो सामंतवादी समाज होता है, सामंतवादी युग होता है। सामंतवादी में जो बड़े सामंत होते हैं वह छोटे सामंतों का शोषण करते हैं, जो छोटे सामंत होते हैं वह किसानों का शोषण करते हैं। तो इस तरह से शोषण की परंपरा प्रारंभ रहती है। इसीलिए मार्क्स कहता है कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, चाहे वह किसी भी प्रकार का युग रहा हो, किसी भी प्रकार का युग रहा हो, हर युग में वर्ग संघर्ष रहा है, हर युग में वर्ग संघर्ष रहा है, हर युग में दो वर्ग रहे हैं जिसमें संघर्ष होता रहा है। तो मार्क्स कहता है कि साम्यवादी युग का भी पतन हो जाता है। फिर 18वीं शताब्दी में जैसे हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति होती है और अब आर्थिक प्रणाली बदलती है, उत्पादन प्रणाली बदलती है। पहले सब कुछ खेती पर ही निर्भर होता था, सब कुछ खेती पर ही निर्भर था, लोगों की आवश्यकताएं उतनी सीमित नहीं थी, तब की तरह से आज भौतिकवादी वस्तुएं नहीं थी, विलासी वस्तुएं नहीं थे, घोड़ा गाड़ी बंगला नहीं था, लोग झोपड़ी में रहते थे या छोटे मकान में रहते थे या कच्चे मकान में रहते थे, लोग पैदल चलते थे या घोड़े से चलते थे और आज बड़ी बड़ी कार से चल रहे हैं, बड़े बड़े महंगी महंगी गाड़ियों से चल रहे हैं। तो धीरे धीरे सभ्यता का विकास होता है तो लोगों की भौतिक आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है। तो मार्क्स कहता है कि विकास का यह क्रम यही नहीं रुकता है, बल्कि अब एक ऐसी अवस्था आती है कि उस आर्थिक उत्पादन में या आर्थिक प्रणाली में जब सब कुछ खेतों पर निर्भर होता है तो सारे व्यक्ति होते हैं खेतों पर ही काम करते हैं, खेतों पर ही काम करते हैं, अपनी आवश्यकताएं खेती से ही पूरी करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब औद्योगिक क्रांति हो जाती है तो उस औद्योगिक क्रांति में ये जो सामंत होते हैं, बड़े बड़े सामंत होते हैं, भूमि के मालिक होते हैं, अब यह अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर लेते हैं। इनको लगता है कि फैक्ट्री स्थापित करने में ज़्यादा लाभ है, फैक्ट्री स्थापित करने में ज़्यादा लाभ होता है। तो यह जो सामंत होते हैं अब मिल फैक्ट्रियां स्थापित कर लेते हैं, अपनी पूंजी लगाते हैं। सामंत जो होते हैं अपनी पूंजी लगा देते हैं फैक्ट्रियों को स्थापित करने में, नई नई मशीनों को लाने में। और जब नई नई मशीनें, जब वह फैक्ट्रियां स्थापित कर देते हैं, कारखाना स्थापित कर लेते हैं, तो इनके कारखाना में कार्य करने के लिए वर्कर की भी आवश्यकता होती है, श्रमिक की भी आवश्यकता होती है, वर्करों की भी आवश्यकता होती है, श्रमिक की भी आवश्यकता होती है। तो इनके फैक्ट्रियों में काम करने के लिए श्रमिक की आवश्यकता होती है, श्रमिक की आवश्यकता होती है। और ये श्रमिक कौन होते हैं? वही किसान होते हैं या वही खेतीहर मजदूर होते हैं जो खेतों में काम करते हैं, जो खेतों में दिन भर काम करते हैं, बदले में उनको कुछ नहीं मिलता है। वही खेतीहर मजदूर जो होते हैं अब फैक्ट्रियों में आ जाते हैं, कल कारखानों में आ जाते हैं, फैक्ट्री में आ जाते हैं। अब वह फैक्ट्रियों में काम करते रहते हैं, दिन भर काम करते हैं और वह उत्पादन प्रणाली का अहम हिस्सा बन जाते हैं। यदि श्रमिक नहीं होंगे तो उत्पादन प्रणाली नहीं होगी, मिल फैक्ट्रियों का उत्पादन प्रणाली नहीं चल पाएगा। तो यह श्रमिक जो होते हैं अधिक से अधिक मेहनत करता है, फैक्ट्रियों में अधिक से अधिक मेहनत करता है और उसको बदले में उसको पारिश्रमिक नहीं मिलता है, यानी कि 8 घंटे मेहनत करता है। यदि वह 10 घंटे मेहनत करता है तो उसको केवल 8 घंटे का ही वेतन दिया जाता है, यानी कि अधिक से अधिक काम लिया जाता है और काम का जो पूर्ण पारिश्रमिक होता है उसको मिलता नहीं है, काम का पूरा भुगतान उसको नहीं किया जाता है, उसको केवल उतना ही दिया जाता है जिससे कि वह अपना जीवन निर्वाह कर सके, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, उसको इतना नहीं दिया जाता है। तो इस पूंजीवादी समाज में फिर एक क्रांति होती है। क्रांति कैसे होती है? जो श्रमिक होते हैं इनका जब शोषण होता है तो श्रमिक उब जाते हैं शोषण की व्यवस्था से और यह संगठित हो जाते हैं और संगठित होकर पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति कर देते हैं। जैसा कि मार्क्स कहता है कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, मार्क्स कहता है कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। मार्क्स यह भी कहता है कि
मजदूरों को उनका पसीना सूखने के पहले ही मजदूरी मिल जानी चाहिए। मजदूरों को उनका पसीना सूखने के पहले ही मजदूरी मिल जानी चाहिए। तो मार्क्स मजदूरों का समर्थन करता है, श्रमिकों का समर्थन करता है, और इसीलिए वह नारा देता है कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। तो जब मजदूर संगठित हो जाते हैं तो पूंजीपति के विरुद्ध क्रांति कर देते हैं, और क्रांति करके अब दूसरी अवस्था आती है, वह अवस्था आती है साम्यवादी अवस्था। साम्यवादी अवस्था आती है, यानी कि साम्यवादी समाज की स्थापना होती है। साम्यवादी समाज की स्थापना होती है। इस साम्यवादी समाज में जो कोई अमीर नहीं होता है, कोई गरीब नहीं होता है, कोई मिल फैक्ट्रियों का मालिक नहीं होता है, सभी पूरा समाज ही मिल फैक्ट्रियों का मालिक होता है। सभी लोग काम करते हैं, सबको उनकी आवश्यकता मिलती है, यानी कि हर एक को उनकी क्षमता के अनुसार, हर एक को उनकी आवश्यकता के अनुसार। यह साम्यवादी शासन व्यवस्था है कि हर एक को उनकी क्षमता के अनुसार, हर एक को उनकी आवश्यकता के अनुसार। जबकि समाजवादी व्यवस्था कहती है कि हर एक को उनकी क्षमता के अनुसार, हर एक को उनके योग्यता के अनुसार। यहाँ पे समाजवादी शासन व्यवस्था में योग्यता निर्धारित हो जाती है, जबकि साम्यवादी व्यवस्था में हर एक को उनकी क्षमता के अनुसार, हर एक को उनकी आवश्यकता के अनुसार। यानी कि व्यक्ति अगर कम कार्य करता है, उसको अधिक पैसे की जरूरत है, तो भी उसको मिल जानी चाहिए। तो इस तरह से मार्क्स कहता है कि जब क्रांति होती है तो क्रांति के परिणाम स्वरूप साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित हो जाती है। मार्क्स के अनुसार साम्यवादी समाज की स्थापना मानव जाति के संपूर्ण इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति होगी। इससे जीवन के सभी क्षेत्रों में, उत्पादन, श्रम में, उत्पादन के स्वरूपों में, परिस्थितियों में परिवर्तन होगा। जनता के विचारों में परिवर्तन होगा, लोगों के संस्कारों में परिवर्तन होगा, लोगों के दृष्टिकोणों में परिवर्तन होगा। साम्यवादी समाज सभी सदस्यों के लिए जीवन की ऐसी समुन्नत परिस्थितियां उत्पन्न करेगा जो मनुष्य की सबसे पुनीत आदर्शों की भावनाओं के पूर्तियां अनुरूप होंगी। तो मार्क्स कहता है कि जो सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होता है वह आर्थिक कारण से होता है। जैसे कि यदि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो हम आम जीवन व्यतीत करते हैं, जहाँ पैसे हो जाते हैं वही हमारे जीवन बदल जाते हैं, यानी कि हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाता है। तो मार्क्स कहता है कि परिवर्तन आर्थिक कारणों से ही होता है, और सामाजिक व्यवस्था पर उसी वर्ग का आधिपत्य होता है जो उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है। उसी वर्ग का आधिपत्य होता है जो उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है। तो मार्क्स कहता है कि जो समाज में वर्ग संघर्ष होता है, यानी कि वर्ग संघर्ष के उपरांत ही समाज का विकास होता है। तो मार्क्स कहता है कि जो समाज में वर्ग संघर्ष होता है तो वर्ग संघर्ष सामाजिक विकास की कुंजी है। मार्क्स कहता है कि वर्ग संघर्ष सामाजिक विकास की कुंजी है। अतः वही समाज जो होता है, आदिम साम्यवादी, दास समाज, सामंतवादी समाज, पूंजीवादी समाज से क्रांति होकर, यानी कि से क्रांति होती हुई या वर्ग संघर्ष होता हुआ वह अधिनायकवादी व्यवस्था के माध्यम से समाजवादी व्यवस्था का स्थापना करते हैं, समाजवादी शासन का स्थापना करते हैं या साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना करते हैं। तो ये क्रांति होती है, वर्ग संघर्ष होता है, इन्हीं के द्वारा इससे होते हुए, आदिम साम्यवादी से होते हुए ये कहाँ अंतिम रूप से आती है, साम्यवादी अवस्था में आती है, और अंततः सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित हो जाता है। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित हो जाता है। तो इस तरह से मार्क्स इतिहास की भौतिकवादी तरीके से व्यवस्था करता है। वह इतिहास की इस आधार पे व्यवस्था करता है कैसे कैसे इतिहास में परिवर्तन होते गए हैं, कैसे कैसे समाज का विकास होता गया है। यानी कि वह इतिहास के विकास को 5 चरणों में बांटता है, और पांचों चरणों की भौतिकवादी तरीके से व्याख्या करता है। आदिम साम्यवादी युग, दास अवस्था या दास युग, सामंतवादी युग या सामंतवादी समाज, पूंजीवादी समाज, और अंतिम रूप से साम्यवादी समाज। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।